नमस्कार साथियों, ये हमारा एक स्क्रॉल कंप्रेसर है जो हम जा रहे हैं एलजी के डक्टेबल स्प्लिट में लगाने के लिए। और ये हमारा स्प्लिट ऐसी है 7.5 टन का है, यानी 88,000 बीटी कूलिंग कैपेसिटी है इसका। और इसमें जो पहले से जो कंप्रेसर लगा हुआ था सेम सेम हमारा सेम कंप्रेसर है, वो भी स्क्रॉल कंप्रेसर है। और वही स्क्रॉल कंप्रेसर हम जा रहे हैं इसमें लगाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस मशीन में पहले प्रॉब्लम क्या है कंप्रेसर में। अभी हम कंप्रेसर के पास है। कंप्रेसर में हुआ क्या है, देखिए ये जो इसका टर्मिनल है वो इंटरनल डेड है। हमने ये जो कंप्रेसर का जो हमारा टर्मिनल आउटपुट है ये कॉन्टेक्टर के अंदर हो रहा है। हमने इसमें कंटिन्यूटी चेक किया, वाइट और ब्लैक में वाइट और ब्लैक में कंटिन्यूटी बता रहा है, और रेड और ब्लैक में नहीं बता रहा है, और ब्लैक और रेड में नहीं बता रहा है। तो इंटरनल इसका इशू है। और हमने वहाँ से भी चेक किया, वहाँ से जो तार है जला नहीं है, वो सब चीज़ ठीक है। तो देख सकते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करूँगा और ये तार देख सकते हैं बिल्कुल हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा है। तो टर्मिनल वहाँ से भी कोई फायर वायर नहीं है। कभी कभी होता है क्या कि वहाँ से टर्मिनल फायर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी नहीं शो करता है, तो वो चीज़ नहीं है। इंटरनल हमारा डेड है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा एक बार चेक करके बताते हैं कि इसमें डेड कैसे है। कंप्रेसर का ये L1 L2 L3 है। तो हम L1 L2 को चेक कर रहे हैं, L1 L2 शो नहीं कर रहा है, और L1 L3 शो कर रहे हैं, ये भी शो नहीं कर रहा है। लेकिन L2 और L3 कुछ इसका ओम्स शो कर रहा है, बट इसकी कंटिन्यूटी डेड है, ठीक है। तो 94.5 के आसपास इसका ओम्स कुछ शो कर रहा है, बट इसका जो L1 L2 है और L1 L3 ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है, इसका इंटरनल डेड है। इसकी वजह से हम जा रहे हैं कंप्रेसर चेंज करने के लिए। तो इसमें हम पूरा देखेंगे कि कंप्रेसर चेंज करने से पहले क्या क्या हम करना पड़ेगा। अभी देखिए, कंप्रेसर हमको चेंज करना है तो कंप्रेसर हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर जो गैस है उसको हम स्टोर नहीं करेंगे, उसको हम उड़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम गैस को पहले उड़ा के इस कंट्रोल बोर्ड को हम हटाते हैं, और जो हमारा फैन मोटर का जो सप्लाई है उसको डिस्कनेक्ट करके उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंप्रेसर निकालने का प्रोसेस चालू करेंगे। अभी देखिए साथियों, मैं कंट्रोल बोर्ड को पूरा हटा दिया हूँ यहाँ से, और ये कंट्रोल बोर्ड हमारा यहाँ साइड में पड़ा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। मैं सिर्फ इसका फेस खोला हूँ कंप्रेसर का, और बाकी सब ऐसे ही है। पहले मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, गैस तो लगभग इसमें ना के बराबर है, तो बेस को मैंने खोल दिया हूँ और सक्शन को यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँगा, और डिस्चार्ज लाइन को यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँगा। दोनों को डिस्कनेक्ट करने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर इस कंप्रेसर को मैं बाहर कर लूँगा। मैं आउटडोर को थोड़ा सा फ्लश करूँगा। तो आउटडोर को फ्लश करने के लिए देखेंगे क्या है, यहाँ पे साइड में हमारा जो लिक्विड ड्रायर लगा हुआ है यहाँ पे, तो लिक्विड ड्रायर को वैसे भी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम एसएस लाइन लगाएंगे, और इधर से नाइट्रोजन डालेंगे तो किधर जाएगा, इस पूरे कंडेंसर लाइन में जाएगा। कंडेंसर लाइन में जाने के बाद रिलीज कहाँ से होगा, इस लाइन से रिलीज होगा। तो मैं यहाँ से हाथ से नॉर्मली फ्लश कर करके इसको आउटडोर को थोड़ा सा इसको जो तेल वेल चढ़ा हुआ उसको पूरा रिलीज करूँगा। मतलब आउटडोर को नॉर्मली हम फ्लश करेंगे ताकि जो तेल चढ़ा हुआ तो गैस का सर्कुलेशन हमारा प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है। तो चलिए अभी हम कंप्रेसर को निकालते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले मैं सक्शन को निकाल रहा हूँ। सक्शन निकाला या डिस्चार्ज, पहले डिस्चार्ज को निकालते हैं ताकि ये हीट ना हो। पहले मैं श्योर हूँ कि इसके अंदर से गैस पूरा निकल गया है। गैस अगर निकल जाता है पूरा तभी हम सक्शन या डिस्चार्ज को निकालते हैं, वरना जो इसका जो प्रेशर है वो सीधे चेहरे के ऊपर आएगा, ठीक है। चलिए, हमने डिस्चार्ज को निकाल दिया है। सक्शन को हीट करेंगे, हीट करके दोनों को बाहर निकाल देंगे। सक्शन या डिस्चार्ज दोनों में से कोई निकालने से पहले जो कंप्रेसर के बॉडी से जो सक्शन या डिस्चार्ज जो लाइन निकलता है उसको पहले हीट करते हैं, ठीक है। वो हीट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा पाइप हीट हो जाएगा। ये वाला जो पाइप है, इस तरीके से चारों तरफ सामान इसका गिरा देंगे तो समझ एक सिर्फ हमारा पाइप बच जाएगा, और उसको हम हीट करके बाहर निकाल देंगे। चलिए, हमारा सक्शन में निकल गया। थोड़ा सा इसको हम प्लेन कर दें सर। और कंप्रेसर का सक्शन डिस्चार्ज निकालने के बाद
यहाँ पे एक लाइन है जो जिसमें हमारा लिक्विड ड्रायर लगा हुआ, तो इस लिक्विड ड्रायर को भी हम चेंज करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ से हमको इसको निकालना ज़रूरी है। चलिए, ये वेल्डिंग वाला साइज़ मतलब इसका फंक्शन है, तो इसका दोनों साइड में जो पाइप का साइज़ है वो 5/8 का साइज़ है, ठीक है। और वैसे भी हमको फ्लश करने के लिए यहाँ से एसएस लाइन लगाना है, तो हमको इसको निकालना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने जो लिक्विड ड्रायर निकाला, तो उसको हम यहाँ पे एक फ्लशिंग के लिए लाइन लगा रहे हैं। ये हमारा हाफ का है, ये क्वार्टर है, और ये 5/8 है। 5/8 में इजीली हमारा हाफ का चला जाएगा, तो इसको हम यहाँ से ब्रीजिंग कर देंगे और यहाँ से ब्रीजिंग करेंगे। उसके बाद इधर से नाइट्रोजन डालेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हो गया। अब हम यहाँ से ब्रीजिंग करेंगे। चलिए, हमारा यहाँ से भी हो गया। अब यहाँ से हम नाइट्रोजन डालेंगे। उसके बाद यानी कंप्रेसर का सक्शन डिस्चार्ज को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, और अब हम जा रहे हैं कंप्रेसर को निकालने के लिए। हालांकि कंप्रेसर का बेस पे पहले से खोल दिया था। कंप्रेसर के बेस में से तेल निकल रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको केयरफुली से निकालेंगे। ड्रेस 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 मैं इसका जो बेस है मैं निकाल दिया हूँ कंप्रेसर को। चलिए, हम कंप्रेसर का बाहर निकाल दिए, और इसके सक्शन से तेल निकल रहा था, तो थोड़ा केयरफुली निकालना पड़ा। ये हमारा डेड है। अभी देखिए साथियों, मैं चल रहा हूँ आउटडोर को फ्लश करने के लिए, और ये आउटडोर को फ्लश करने के लिए मैं क्या किया हूँ, ये जो हमारा लाइन है कंडेंसर का आउटलेट है, ठीक है, जहाँ पे लिक्विड ड्रायर लगा हुआ था हमने यहाँ पे निकाल दिया है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे एसएस लाइन लगा दिया हूँ, और इधर से नाइट्रोजन डालूंगा तो नाइट्रोजन कहाँ जाएगा, पूरे कंडेंसर कॉइल में जाएगा। कंडेंसर कॉइल से फिर रिलीज कहाँ से होगा, कंडेंसर कॉइल से जब इन होगा तो रिलीज यहाँ से होगा। ये जो हमारा कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन होता है यहाँ से रिलीज होगा। तो मैं नाइट्रोजन यहाँ से डालूंगा, इस लाइन से नाइट्रोजन डालूंगा, और ये हमारा नाइट्रोजन का लाइन ऑलरेडी यहाँ पे रेडी है। नाइट्रोजन जाएगा हमारा रेड वाला लाइन में, यहाँ से फिर सॉरी नाइट्रोजन जाएगा ब्लू लाइन से, और रेड वाला लाइन से हमारा कंडेंसर लाइन के अंदर इन होगा, ठीक है। तो चलिए, अभी हम पहले नाइट्रोजन डाल के इसको मैं हाथ से फ्लश करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये आउटडोर है, तो मैं कोशिश करूँगा फोर्सफुली अच्छे से प्रेस करके और नाइट्रोजन को यहाँ से रिलीज करूँ, ठीक है। तो चलिए फिर हम नाइट्रोजन डालते हैं, फ्लश करेंगे। तो इसको हम हाथ से फ्लश करेंगे। हमने यहाँ साइड में कार्टून रख दिया ताकि जो तेल है कंडेंसर कॉइल के अंदर ना चढ़े। कंडेंसर कॉइल के अंदर चढ़ता है तो फिर क्या, वो डस्ट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तेल निकल रहा है इसको। चलिए, थोड़ा सा R11 डालते हैं हल्का सा। ये साथियों, मैं R11 भी थोड़ा सा मैं डाल रहा हूँ फ्लशिंग के लिए, और R11 सिर्फ मैं आउटडोर को फ्लशिंग करने डालूंगा, इनडोर को फ्लश करने के लिए नहीं। और ये R11 हमारा चला जाएगा सीधा कहाँ, कंडेंसर लाइन में। तो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में डाल देते हैं। चलिए, लिक्विड फॉर्म में हमारा चला गया। मैं यहाँ से बंद करके इसको यहाँ से खोल दूंगा।
फिर हमारा ये चला जाएगा कहाँ पे, नाइट्रोजन जहाँ से हम लगाएंगे। ठीक है, ठीक है साथियों, मैं R11 डाला हूँ। R11 सिर्फ मैं आउटडोर में डाल के फ्लश कर रहा हूँ, इनडोर पाइपलाइन में नहीं डाल रहा हूँ। पाइप थोड़ा सा लेंथ लंबा है, इसलिए मैं R11 वहाँ नहीं डालूंगा। R11 सिर्फ मैं आउटडोर को फ्लश करने के लिए डाल रहा हूँ। तो काफ़ी स्मेल है। मैं सिर्फ आउटडोर को ही फ्लश करने के लिए R11 डाल रहा हूँ, ताकि इस कंडेंसर कॉइल के अंदर जो हल्का सा जो तेल वल चिपका है पाइप लाइन के अंदर, वो प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाए। और तेल वेपर में आ रहा है, निकल रहा है इसका। ये देख सकते हैं, ये पूरा तेल निकल रहा है। ये आपको यहाँ पे दिखेगा पूरा तेल, ये पूरा तेल तेल आ रहा है हमारा कार्टून के ऊपर। कार्टून इसलिए लगा दिया ताकि वो जो तेल कंडेंसर कॉइल के अंदर जाए, वो फिर डस्ट को प्रॉपर तरीके से पूरा ब्लॉक ना करे, क्योंकि जब कंडेंसर कॉइल में तेल होता है तो डस्ट बहुत जल्दी कॉइल को ब्लॉक करता है, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे लगा दिया। और ये पूरा तेल निकल रहा है, देख सकते हैं आप। और R11 जब डालते हैं तो हल्का हल्का फ्लश करते हैं, ताकि जो कहीं लिक्विड फॉर्म में बच भी जाता है कॉइल के अंदर, पाइपलाइन के अंदर या इवेपोरेटर लाइन के अंदर, वो वेपर में रिलीज हो जाए। ठीक है, और देख सकते हैं कितना बेहतरीन इसका धुआं धुआं निकला। धुआं धुआं का मतलब क्या है कि R11 वेपर में भी आ रहा है और ऑयल को भी लेके आ रहा है। ठीक है, जो ऑयल वहाँ पे हमको दिख रहा है यहाँ पे। पूरा लाइन चिल्ड हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अभी इस बार नहीं आ रहा है, अब थोड़ा सा प्रेशर जो है थोड़ा सा कम आ रहा है, रुक के आ रहा है। जब मशीन में तेल चढ़ा होता है तो बहुत जल्दी प्रेशर बनाता है जब नाइट्रोजन डालते हैं तो। इस बार मैं थोड़ा सा ज़्यादा दबा कर रखूँगा। अभी पूरा हमारा फ्रेश एयर आ रहा है, कोई तेल वेपर में नहीं आ रहा है। जब यहाँ से हवा नाइट्रोजन को रिलीज करता है यहाँ से, तो धुआं धुआं जो दिखता है, आप समझ जाए कि वो वेपर में तेल रिलीज हो रहा है। अगर नाइट्रोजन के साथ साथ R11 डाले हैं तो R11 भी साथ में आ रहा है। ठीक है, और जब यहाँ पे वेपर में कुछ नहीं आता तो समझिए कि पाइपलाइन हमारा बिल्कुल खाली हो गया है। तो हल्का हल्का और थोड़ा सा मैं 2 4 10 बार मार देता हूँ। अभी देखिए साथियों, कंडेंसर कॉइल को प्रॉपर तरीके से फ्लश करने के बाद हम देखिए क्या करने जा रहे हैं। हमने नाइट्रोजन को R11 को यहाँ से रिलीज किया। जब यहाँ से रिलीज हुआ तो तेल भी आया, वेपर भी आया। तो मैं 100% श्योर हूँ कि कॉइल के अंदर हमारा कोई तेल नहीं है। तो आउटडोर को मैं अभी फ्लश कर दिया। अब इनडोर को फ्लश करने के लिए, यानी इनडोर और पाइपलाइन को फ्लश करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो चीज़ थोड़ा दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए साथियों, यहाँ से नाइट्रोजन डाला तो आउटडोर फ्लश हो गया, और ये हमारा सक्शन है, ये डिस्चार्ज लाइन है। तो मैं डिस्चार्ज लाइन में भी SS लाइन फ्लशिंग वाला वाल लगाऊंगा, और सक्शन लाइन में भी फ्लशिंग वाला वाल लगाऊंगा। बार बार मैं डिस्चार्ज से डालूंगा, सक्शन से रिलीज करूंगा, सक्शन से डालूंगा, डिस्चार्ज से रिलीज करूंगा। इस तरीके से हमारा पाइपलाइन और इनडोर फ्लश होगा। और देखिए यहाँ सक्शन लाइन में हमारा एक और मैकेनिकल भाग लगा हुआ है यहाँ पे।
ये जो सक्शन ड्रायर लगा हुआ है मैं इसको रिमूव करूँगा और यहाँ पर रिमूव करके इसको डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। और डायरेक्ट करने के लिए फिर मैं यहाँ से काट दूँगा और काट के हमारे पास पाइप का साइज़ है, इसको यहाँ पर कनेक्ट करके इसको डायरेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तब हम इसको फ्लशिंग का काम करेंगे। तो चलिए पहले इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद फ्लशिंग काम करेंगे। इसको मैं यहाँ से काट के निकाल दूँगा, इसको हीट नहीं करूँगा, ठीक है। हीट करूँ या काट के निकालूँ बात एक ही है। तो हमारे पास पाइप का साइज़ है तो मैं इसको यहाँ से काट दूँगा और चलिए ये हमारा लाइन यहाँ से कट गया। दूसरे साइड से भी हम इसको काट के हटा देंगे। हालांकि अगर यहाँ पे सेम अगर नया सक्शन ड्रायर लगाते हैं तो हमारा मशीन का जो कूलिंग परफॉर्मेंस है और अच्छा होगा। वो इसलिए कि जो सक्शन से हमारा रेफ्रिजरेंट आउटडोर को आता है कंप्रेसर के पास, उसके अंदर थोड़ी सी तेल की मात्रा होती है। उस तेल को यहाँ से सेपरेट करता है थोड़ा सा और वेपर में रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर को सप्लाई करता है। इसके अंदर देख सकते हैं ये तेल है और कहीं ना कहीं ये तेल भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। गैस के सर्कुलेशन में एक बाधा डालता है, ठीक है। और देख सकते हैं पूरा एक तरफ से काला काला दिख रहा है यहाँ से। और देखिए वो तरीके दोनों साइड से इतना तेल निकलना। हालांकि इसको नया लगाते हैं तो बहुत बढ़िया काम आएगा। फिलहाल मैं इसको चेंज कर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी देखिए साथियों, पाइप को काटने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो कॉपर पाइप पे थोड़ा सा उसका ग्रिप थोड़ा सा बन जाता है, तो उसको हम इस चाकू से थोड़ा सा रिलीज़ करेंगे, ठीक है। और हमारे पास कितना दे सकते हैं, छोटा छोटा टुकड़े में बराबर प्लेन हो जा रहा है। चलिए अभी देखिए साथियों, मैं यहाँ से जो हमारा सक्शन ड्रायर था उसको मैं निकाल दिया हूँ और यहाँ पर लाइन डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए हमको यहाँ पे मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये लाइन थोड़ा सा चारों तरफ से तेल वेल लगा हुआ, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको सुखा दिया। चलिए हमारा पाइप अभी हीट हो गया। चलिए मैं श्योर हूँ कि यहाँ से हमारा ये लाइन लग गया और यहाँ से हम फ्लशिंग वाला वाल लगाएंगे। यहाँ पे फ्लशिंग वाला वाल को थोड़ा सा हम हीट करेंगे तो ऑटोमेटिक इसके अंदर चला जाएगा और उसी पर हम माल चढ़ा देंगे। चलिए चलिए तो मैं श्योर हूँ कि यहाँ से फ्लशिंग वाला वाल हमारा रेडी हो गया। अभी देखिए साथियों, सक्शन लाइन में फ्लशिंग वाल लगाने के बाद मैं डिस्चार्ज लाइन में भी यहाँ लगाऊंगा, ताकि एक तरफ से प्रेशर डालेंगे दूसरी तरफ से रिलीज करेंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ से, तो ये हमारा 5 8 का पाइप है और डिस्चार्ज लाइन भी 5 8 का ही है, तो इसलिए हम यहाँ से जो एल्बो है उसको हम निकाल दे रहे हैं।
चलिए अभी ये सीधा हमारा पाइप के अंदर इन कर जाएगा। तो अभी थोड़ा सा इसका फ्लो ज़्यादा होने के वजह, चलिए हम इसको फटाफट यहाँ माल चढ़ा देंगे। अभी देखिए साथियों, आउटडोर को फ्लश कर देने के बाद हम इनडोर पाइपलाइन को फ्लश करने के लिए हमने यहाँ पे फ्लशिंग वाला लगा दिया है। देखिए ये हमारा जो लाइन है डिस्चार्ज लाइन जा रहा है इंडोर को, इवोपरेटर को, इवोपरेटर से रिलीज आ रहा है हमारा ये सक्शन लाइन को। तो मैं सक्शन लाइन में भी एक फ्लशिंग वाला वाल लगा दिया हूँ और डिस्चार्ज लाइन में भी हमने एक फ्लशिंग वाला वाल लगा दिया है यहाँ पे। तो मैं पहले नाइट्रोजन इधर से डालूंगा, यहाँ से डालूंगा, और ये नाइट्रोजन जाएगा सीधे इवोपरेटर में, इवोपरेटर से फिर सक्शन लाइन से हमारा आएगा, वही आके यहाँ से रिलीज होगा। तो 2-3 लाइन यहाँ से फ्लश करूँगा और मैक्सिमम बार यहाँ से हम नाइट्रोजन डालेंगे और यहाँ से हम इसको यहाँ से रिलीज करेंगे। तो जो हमारा इवोपरेटर लाइन में यानी सीलिंग के अंदर जो हमारा कूलिंग कॉयल है, इवोपरेटर कॉयल है, वहाँ पे कैपिलरी और जो फिल्टर है वहाँ से जो डस्ट और कार्बन होता है वो इस साइड से बाहर निकलेगा, इसी साइड से बाहर निकलेगा। सक्शन साइड से तो सिर्फ हमारा तेल और वेपर निकलेगा, लेकिन जो कार्बन का छोटा छोटा टुकड़ा होगा वो इधर इस लाइन से निकलेगा। ठीक है, अभी देखिए साथियों, नाइट्रोजन हमारा इंक्रीज हो रहा है और देख सकते हैं ये रीडिंग धीरे धीरे हमारे ऊपर जा रही है हाई साइड में। ये जो रेड वाला हमारा लाइन है, इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन इसमें इंक्रीज हो रहा है, नाइट्रोजन अभी आ रहा है। नाइट्रोजन हमारा ब्लू लाइन से आ रहा है, देख सकते हैं हमारा पाइप ये जो आ रहा है, और ब्लू लाइन से आने के बाद रेड लाइन से हमारा इस डिस्चार्ज लाइन में इन हो रहा है, और डिस्चार्ज लाइन में इन होने के बाद सीधे जा रहा है सीधा हमारा इवोपरेटर में, इवोपरेटर से यहाँ से रिलीज होगा। जबकि मैं यहाँ से वाल को बंद कर दिया हूँ और यहीं से मैं खोल खोल कर रिलीज करूँगा। तो चलिए यहाँ पे मैं 100 के आसपास हो गया है और मैं 100-150 के आसपास होते ही मैं यहाँ से रिलीज करूँगा। अभी देखिए हमारा लगभग 200 के आसपास हमारा प्रेशर पहुँच चुका है और 200 पे मैं थोड़ा सा इसको खोलूँगा। फिलहाल इसके अंदर से भी कुछ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं और प्रेशर रिलीज होने देता हूँ। फिलहाल इसके अंदर से भी कुछ नहीं आ रहे हैं। अभी देखिए मैं नाइट्रोजन यहाँ से डाल रहा था और सक्शन से रिलीज कर रहा था, अब मैं यहाँ से रिलीज करूँगा और सक्शन से डालूंगा। तो सक्शन से डालने के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी चार्जिंग लाइन लगा दिया है और यहाँ से वाल्व को बंद कर दिया है। और एक चीज़ मैं काम करूँगा, इसमें नाइट्रोजन डालने से पहले मैं थोड़ा सा 2-3 लाइन R22 नंबर गैस लिक्विड फॉर्म में डाल देता हूँ, ताकि जो उसकी जो डस्ट है और तेल है वो यहाँ से पूरा प्रॉपर तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए मैं सिर्फ 2 से 3 लाइन लिक्विड फॉर्म में डालूंगा R22। अभी देखिए मैं पहली बार इसको डिस्चार्ज लाइन से रिलीज कर रहा हूँ।
साथियों ये वाला जो लाइन है, हम जो फ्लशिंग करने के बाद जो हमने यहाँ पे लिक्विड ड्रायर लगाना है, इसलिए हमने इसको निकालना ज़रूरी है। अभी देखिए साथियों, यहाँ पे जो हमारा एक फ्लश लिक्विड ड्रायर लगा, जो सक्शन लाइन में हमारा एक ड्रायर लगा हुआ था, उसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लाइन बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे सक्शन लाइन में कोई भी ड्रायर नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पे पहले हमारा सक्शन लाइन में एक सक्शन ड्रायर था, जिसको मैं निकाल दिया हूँ। हमारे पास नया सक्शन ड्रायर ना मिलने की वजह से मैं यहाँ पे इसको लाइन को डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। अभी ये जो हमारा लिक्विड लाइन में हमारा जो लिक्विड ड्रायर लगाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा साइन पेपर मार लेंगे दोनों साइड में। साइन पेपर मारने से थोड़ा सा क्या कार्बन हट जाता है। अब यहाँ पे हमको लगाना है लिक्विड ड्रायर, और लिक्विड ड्रायर का मॉडल नंबर है EK165S। सोल्डिंग वाला सिस्टम है और इसमें ब्रीजिंग करना पड़ेगा। तो इसको हम दोनों साइड से निकाल देंगे। दोनों साइड का साइज है 5/8। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो डायरेक्शन दिया हुआ ये एरो का एयर फ्लो गैस फ्लो का है। गैस इधर से जाएगा, इधर आउट होगा। तो गैस हमेशा कंडेंसर से आउट होता है और इवोपरेटर में जाता है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूंगा। चलिए पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ये हीट होगा अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। ये हीट होगा तो अंदर जाएगा। चलिए तो हम लिक्विड ड्रायर को पहले लगाते हैं। यानी लिक्विड ड्रायर को लगाते वक्त इसका जो गैस का फ्लो डायरेक्शन है, वो चीज़ को हम कभी नहीं भूलते हैं। नहीं तो अगर अपोजिट सिस्टम अपोजिट अगर डायरेक्शन में रखता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए एक साइड लग गया, दूसरे साइड थोड़ा हीट करेंगे बट थोड़ा फ्लो कम करेंगे। ये भी हमारा हो गया। आने जा रहे हैं कंप्रेसर का सक्शन और डिस्चार्ज लाइन को थोड़ा सा मैं फाइल पार्ट दे रहा हूँ, ताकि जो हल्का फुल्का जो कार्बन है वो निकल जाए। और जब इसको मैं R11 से फ्लश किया था तो पूरा ड्राई हो गया, इसमें कोई ज़्यादा तेल वेल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी हम कंप्रेसर को लगाते हैं। अभी देखिए साथियों, कंप्रेसर लगाने से पहले, हालांकि इसका टर्मिनल अंदर की तरफ है इसलिए हमको टर्मिनल का कनेक्शन करना जरूरी है पहले। तो हम टर्मिनल को यहाँ से खोल देंगे। L1 पे L1 L2 L3 ऐसा है, तो ब्लैक वाइट रेड ऐसा है। ठीक है, तो इसको हम फटाफट यहाँ से खोल देंगे और सेम कनेक्शन करेंगे नए वाले कंप्रेसर में। चलिए हम दोनों कंप्रेसर का टर्मिनल पूरा खोल दिया हमने। ये हमारा नया वाला कंप्रेसर है, तो नए वाला कंप्रेसर पे भी हम सेम कनेक्शन करेंगे। L1 हमारा है ब्लैक कलर का, तो L1 को हम ब्लैक कलर लगा देंगे यहाँ पे।
फुली टाइट कर देंगे। L2 है हमारा वाइट कलर का, इसको फुली टाइट कर देंगे। और L3 है हमारा रेड कलर का, चलिए जैसा कनेक्शन था ब्लैक वाइट रेड हमने कनेक्शन कर दिया। हालांकि कनेक्शन इसलिए पहले कर रहा हूँ क्योंकि ये बॉक्स जो कंट्रोल बोर्ड है अंदर चला जाएगा, तो उधर झुक के लगाने से अच्छा पहले मैं इधर ही से फाइनल कर देता हूँ। अभी देखिए साथियों, कंप्रेसर को मैं लगा दिया हूँ, ब्रिजिंग नहीं किया हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पे कंप्रेसर का जो बेस है थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ा। ये पहले का बेस था, कंपनी का लगा हुआ था। और ये जो 3 बेस है साइड में भी, उधर उधर भी साइड में हमको जो मॉडिफाई करना पड़ा, ठीक है। हमने होल मार करके 10 mm का, ठीक है। और दूसरा हमने नट को टाइट किया, ठीक है। यहाँ पे भी दूसरा भी। तो अभी हमारा जो कंप्रेसर है वाइब्रेशन नहीं करेगा और पूरा स्टेबल हो गया। मैं हिला रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, सक्शन डिस्चार्ज लाइन का जो रबड़ है, ये जो इसके जो लाइन में लगा हुआ रबड़ को निकाल के और फिर मैं ब्रीजिंग करूँगा, सक्शन डिस्चार्ज को भी और सक्शन को भी। ठीक है साथियों, कंप्रेसर को ब्रीजिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ टेस्टिंग कर रहा हूँ, इसका कंटिन्यूटी। हालांकि मुझे पहले ही चेक करना चाहिए था, मैं चेक कर लिया ब्रीजिंग करने से पहले। और इसका लगभग तीनों कंटिन्यूटी ठीक है। और थोड़ा सा ग्राउंडिंग भी चेक कर लेंगे, इसमें ग्राउंडिंग नहीं है, L2 में भी ग्राउंडिंग नहीं है, सही है। तो थोड़ा सा इसको इसलिए चेक करना जरूरी है क्योंकि मेरे साथ देख स्क्रॉल रोटरी कंप्रेसर में थोड़ा सा फंडा हुआ था, वो बाद में ख़राब हो गया, ठीक है। तो चलिए अभी हम ब्रीजिंग करते हैं सक्शन और डिस्चार्ज का। कंप्रेसर का बेस लगाने के बाद अब हमारा डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन लगभग अब ब्रीजिंग के लिए रेडी है। और ब्रीजिंग करने से पहले हाँ देखिए, इसमें इतना ध्यान है कि लाइन के अंदर कोई एयर ना हो। इसके लिए मैं यहाँ पे लो साइड और हाई साइड में हमने गेज लगा दिया है और यहाँ से मैं खोल दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों साइड से खोल दे रहा हूँ, हालांकि हाई साइड से ऑलरेडी खुला हुआ है बट सक्शन साइड से भी हम इसको खोल देंगे। वो इसलिए कि जब हम इसको ब्रीजिंग करेंगे तो वो थोड़ा सा एयर रिलीज होता रहेगा उस साइड से, ठीक है। तो चलिए अभी हम सक्शन और डिस्चार्ज को थोड़ा सा ब्रीजिंग करते हैं। और यहाँ पे देखिए रबड़ निकाला तो थोड़ा सा तेल आ गया, तो थोड़ा तेल को कपड़े से पोंछ लेंगे, फिर हम ब्रीजिंग करेंगे। अभी देखिए साथियों, सक्शन और डिस्चार्ज हम लगाने जा रहे हैं। और हमारा डिस्चार्ज लाइन ऑलरेडी इसके अंदर हमने इन कर दिया है। लगाने से पहले थोड़ा सा हम जो थोड़ा सा तेल था उसको हमने ड्राई कर दिया। और पाइप जैसे हीट होगा और अंदर चला जाएगा, बट मैं कोशिश किया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चला जाए पाइप इसके अंदर, ठीक है। चलिए डिस्चार्ज हो गया। सक्शन जैसे हीट होगा अंदर चला जाएगा। मैं हालांकि ये लगभग 2 सेंटी के आसपास चला गया, और जैसे हीट होगा और इसके अंदर इन हो जाएगा। चलिए
अभी देखिए साथियों, हमने अपने तरीके से अपने तरफ से सक्शन डिस्चार्ज को लगा दिया और मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक हुआ। देख सकते हैं ये वाला हमने ब्रीजिंग किया और इसके ये ऊपर वाला डिस्चार्ज लाइन है और सब कुछ ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा ठंडा होने के बाद पहले नाइट्रोजन डालूंगा इसके अंदर, नाइट्रोजन 200 के आसपास डालेंगे और उसके बाद लीक टेस्ट करके फिर मशीन को वैक्यूम में डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल में थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन डाल कर लीक टेस्ट करेंगे। शायद मेरे ख्याल से फाइनली इसमें गैस चार्ज का जो लास्ट पोजीशन है, एम्पियर कितना है और प्रेशर कितना है, इस चीज़ को मैं शो कर पाऊँ। तो अभी यहाँ तक मेरा सब कुछ प्रॉपर तरीके से हुआ। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है, कंप्लीट वैक्यूम गैस चार्जिंग। ठीक है, अभी देखिए साथियों, मशीन हमारा एकदम फाइनल पोजीशन में चल रहा है और मशीन को मैंने अच्छे से पैक कर दिया है और पैक करने के बाद मैं गैस चार्ज भी लगभग फाइनल कर दिया हूँ। एम्पियर हमारा कितना ले रहा है, बैक प्रेशर कितना है, हाई प्रेशर कितना है, इन तीनों चीज़ों को मैं चेक कराऊंगा और रिटर्न कितना बेहतरीन आ रहा है इस चीज़ को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए हमारा कॉन्टेक्टर हमारे यहाँ से ऑन है, जो कंप्रेसर दिखाता है कि कंप्रेसर चल रहा है और ये पावर रिले है जो इसका जो कंडेंसर फैन है इसके सप्लाई को इसका सप्लाई देता है। यहाँ पे दो कंडेंसर फैन है और दोनों कंडेंसर फैन हमारा रनिंग में है, यानी दोनों कंडेंसर फैन चल रहा है। प्रेशर में दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये हमारा हाई प्रेशर और लो प्रेशर, लो प्रेशर एकदम 50 के आसपास है। देखिए 50 के आसपास है, 51 के आसपास है। ठीक है, और हाई प्रेशर देखने का प्रयास करेंगे और 270 के आसपास है, 270-80 के बीच में है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, गैस का जो सर्कुलेशन है बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा ब्लॉकिंग का भी इशू नहीं है और ज़्यादा हाई प्रेशर का भी इशू नहीं है। यानी 50 पे हमारा 270 के आसपास है, तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। LRA 195 यानी 195 LRA है। ठीक है, 3 फेज 220 है और इस हिसाब से समझ सकते हैं कि हमारा एम्पियर कितना ले रहा है। देखिए इसमें रेटेड एम्पियर 25-26 के आसपास आता है और एम्पियर कितना ले रहा है 25.1, यानी ये मशीन लगभग 25-26 के आसपास लेता है, मैक्सिमम 27 तक जाता है, बट अभी रनिंग पीरियड में देख सकते हैं 25.1 के आसपास ले रहा है। ठीक है, और मशीन हमारा बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। हालांकि अभी सर्विसिंग नहीं किया हूँ, जब सर्विसिंग करूँगा कंडेंसर कॉइल की और बेस अच्छे से सब क्लीन करूँगा। हालांकि करते करते तो काफ़ी रात हो गया, लगभग यहाँ का टाइम के हिसाब से 12 बज गया मेरे पास। तो जब पूरा सर्विसिंग कर दूंगा आउटडोर पे तो थोड़ा सा एम्पियर और डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर जो है थोड़ा सा और नॉर्मल होगा, मतलब थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा गैस का सर्कुलेशन बिल्कुल सही है, 52 पे 270 के आसपास और एम्पियर हमारा 25 के आसपास। ठीक है, और मशीन हमारा बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। हालांकि कुछ काम इसमें बाकी रह गया, काम वो है कि देखिए यहाँ पे हमने इधर आउटसाइड में हमने कुछ फ्लशिंग का काम किया, लिक्विड ड्रायर चेंज किया, तो यहाँ पे पाइप थोड़ा सा हमारा बिल्कुल नंगा है, तो इसको हम इंसुलेशन से कवर करके और रैपिंग टेप मारेंगे, उसको अच्छे से इंसुलेट करेंगे। ठीक है, तो मतलब सब कुछ ठीक है और मैं यहाँ से कूलिंग को फील करने का प्रयास करूँगा बेहतरीन। हालांकि मेरे पास लेजर टेम्परेचर मीटर नहीं है, नहीं तो मैं इसके रिटर्न को चेक कराने का प्रयास करता और बिल्कुल बेहतरीन कूलिंग कर रहा है, देख सकते हैं। हालांकि ये पाइप पे नमी आ गई है, इतना बेहतरीन कूलिंग कर रहा है कि ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा मशीन लगभग सक्सेसफुल हुआ और अभी मशीन हमारा बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, हमको गेज निकालना है, गैस चार्जिंग लगभग सब कंप्लीट हो गया, मैं 50 के आसपास ही छोड़ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ करूँगा। 50 पे हमारा 25 एम्पियर ले रहा है और मशीन में कोई साउंड नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कंप्रेसर चल ही नहीं रहा है। वो इसलिए कि इसके बेस में मैंने डबल रबड़ दिया और तो वो बॉडी से हाइट पे आ गया और अलग से मैं एडिशनल उसका 3 स्क्रू मार दिया, तो वो स्टेबल हो गया और मजबूती से अब जब चल रहा है तो हल्की से साउंड है, बस रनिंग पीरियड में ऐसा पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर कंप्रेसर चल रहा है, इस वजह से सिर्फ पंखा चल रहा है। तो अभी हमको गेज निकालना होगा। गेज निकालने से पहले मैं क्या करूँगा, पूरा आउटर का जो सप्लाई है बंद कर दूंगा। आउटर बंद होते ही हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा और इसका कंडेंसर फैन बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हमें सक्शन लाइन का और उसके बाद डिस्चार्ज लाइन का 5 या 10 मिनट के बाद मैं गेज निकाल दूंगा, फिर मशीन को पैक करके 10 मिनट के बाद फिर से स्टार्ट कर देंगे।
तो ये हमारा आज का काम रहा, ठीक है। और मेरे ख्याल से काम बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ, लेट तो हुआ, रात हो गया, बट क्या है काम हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। और ये मशीन 88,000 BTU का है, हालांकि इसका पूरा डिटेल्स हट गया है, दिखाने का प्रयास करूँगा यहाँ पे। बिल्कुल, हाँ, यहाँ पे देखिए 88,000 BTU है। और मॉडल नंबर आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, मॉडल नंबर LN08BC, ठीक है। 3 फेस 220 है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा मशीन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।